इस मूवी की शुरुआत होती है केविन कॉस्टनर से, जो इस मूवी में मैरिनर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये तब की बात है जब सारे पोलर आइस कैप्स पिघल चुके हैं और सारी ग्लोब अंडर वाटर है। यहाँ सब मर चुके हैं सिवाय उन लोगों के जो पानी में रहकर सर्वाइव कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों का मानना है कि ड्राई लैंड अभी भी है जिसपे जिंदगी मुमकिन है। तो मूवी में देखते हैं कि अब मैरिनर और बाकी लोग उस ड्राई लैंड को ढूंढ लेंगे और वहां पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ मैरिनर कश्ती पर काफी अरसे से रह रहा था और उस कश्ती ने उसको अपने घर की तरह बनाया हुआ था। वो खाने की तलाश में पानी में जाता है, शायद उसे कोई मछली मिल जाए, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता और वापस से अपनी कश्ती पर आ जाता है। अभी उसकी नजर एक और कश्ती वाले आदमी पर पड़ती है जो इससे कुछ बातें करता है। कहता है समंदर का असूल है, जब दो अजनबी समंदर में मिलते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज यानी अदला बदली करते हैं। मगर मैरिनर उस आदमी को नहीं जानता था और जब मैरिनर खाने की तलाश में पानी में गया था, वो आदमी उसकी कश्ती में आकर उसके माल्टे चुरा लेता है। अब मैरिनर की बात सुनकर वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई भी सामान नहीं बदलना चाहता और ना ही मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हुए अपनी कश्ती वहां से ले जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे मेरी माल्टे चुराने वाली बात का पता चल चुका है और वो बहाने से मुझे अपने पास बुला रहा है, इसलिए वो वहां से जाने का फैसला करता है। इतनी ही देर में उनकी नजर समुद्री लुटेरों पर पड़ती है। जब वो आदमी थोड़ा आगे जाता है तो मैरिनर को उसके माल्टे दिखाकर चिढ़ाने लगा, जो देखते ही मैरिनर को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी कश्ती से उसका पीछा करता है और उस आदमी की कश्ती पर हमला करके उसे तहस नहस कर देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। तभी वो लुटेरे मैरिनर के पीछे आते हैं, मगर वो उन पर भी हमला करके उन्हें भी तहस नहस कर देता है। वो पानी में मौजूद एक कबीले के पास जाता है जहाँ वो दरअसल अपना सामान उस कबीले को बेचने आया था। मगर जब वो मैरिनर का सामान देखते हैं तो वो सामान लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इसमें उनके काम का कुछ भी नहीं था, सब कुछ बेकार था। फिर वो उन लोगों को एक बोतल में मौजूद मट्टी दिखाता है, जिसे देखने के बाद कबीले का सरदार उसे अंदर आने का कहता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वहाँ पर पानी होने की वजह से मट्टी का कोई भी नामो निशान नहीं था, इसलिए मट्टी की मांग बहुत ज्यादा थी। वो महंगे दाम बिक सकती थी क्योंकि इसमें अनाज उगाया जा सकता था। मट्टी देखने के बाद वो लोग उसकी कीमत 4 सिक्के लगाते हैं, मगर क्योंकि मट्टी काफी नायाब थी इसलिए मैरिनर अब उनसे 8 सिक्कों की बात करता है, जिसपे वो लोग मान जाते हैं और उसे सिक्के दे दिए जाते हैं। मगर वो इन सिक्कों को लेकर वहाँ से एक दुकान पर जाता है, मगर दिखने से वो दुकान नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ खरीदने के लिए सामान बिल्कुल कम था। उस दुकान की मालिक का नाम हेलन था, जो इस मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। अब मैरिनर उसे एक टमाटर का पौधा और कुछ पानी लेता है, जिसके बदले वो अपने आधे पैसे हेलन को दे देता है क्योंकि वहाँ साफ पानी की भी कमी थी और समंदर का पानी तो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं था। तो कबीले के कुछ लोग एक लड़की को उसके पास लाते हैं, कहते हैं अगर तुम इससे शादी कर लो तो तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हो। आप कबीले वाले ये सब इसलिए चाहते थे क्योंकि मैरिनर बहुत ज्यादा बहादुर और ताकतवर था, जबकि उसके मुकाबले में उस इलाके के लोग बहुत बुज़दिल। उनका ये मानना था कि शादी के बाद मैरिनर का जो बच्चा होगा वो भी इसी की तरह बहादुर होगा। मगर वो इस सब के लिए साफ साफ मना करके वहाँ से जाने लगता है, जिससे कबीले वालों को कुछ अजीब लगता है कि उसने ये सबसे मना क्यों कर दिया। वो काफी वक्त से अकेला समुद्र में भटक रहा था, अगर वो इंसान होता तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट ना करता। इसका मतलब वो जरूर मरमेड यानी जल परी होगा, तभी तो उसने इस लड़की को कबूल नहीं किया, जिससे लोग मरमेड को वहाँ से जाने नहीं देते और उस पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी की नजर मैरिनर के कानों के पीछे पड़ती है। उसे एक निशान नजर आता है जो जल परियों के कानों के पीछे होता है, जो देखकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो लोग उसे पानी से निकाल कर एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वो लोग अब उसे पानी में डुबोकर मारने का सोचते हैं क्योंकि ये लोग किसी भी आदमी को मारकर उसके जिस्म को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और अब वो लोग उसे भी मार के उसके साथ ये सब करने वाले थे। मगर इससे पहले वो ये सब करते, समंदर के लुटेरे उनके कबीले पर हमला कर देते हैं। तब हड़बड़ी में सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब ये लुटेरे कोई मामूली नहीं थे, काफी खतरनाक और अमीर थे क्योंकि इनके पास काफी बड़े बड़े और महंगे हथियार थे। इसके अलावा उनके पास उड़ने वाले कुछ जहाज भी थे जो कि उस वक्त किसी के पास भी नहीं थे। वो लोग अपने हथियारों से उस कबीले पर लगातार गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से उस कबीले का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं उठ रहा था, सब कुछ टूट गया था, कबीला पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। फिर वो दुकानदार यानी हेलन जब मैरिनर को डूबते हुए देखती है तो उसके पास आती है, कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात मानी होगी, यानी तुम्हें मुझे अपनी कश्ती पर ले जाना होगा, जिसके लिए मैरिनर मान जाता है। तो फौरन हेलन उस पिंजरे का ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो हेलन और उसकी बेटी एनोला को अपने साथ कश्ती में ले जाता है। अब हमें यहाँ पर एनोला की बैग पर बने निशान को दिखाया जाता है, जो किसी ड्राई लैंड का नक्शा लग रहा था। ये वो जगह थी जहाँ ठोस जमीन थी, यानी जहाँ वो लोग जिंदगी गुजार सकते थे। यहाँ पर वो हेलन को बताता है कि वो सच में जल परी है। वो हेलन को चूज करने का कहता है कि तुम्हें या फिर एनोला, दोनों में से किसी एक को इस कश्ती से जाना होगा। मतलब मैरिनर के साथ सिर्फ एक जा सकती थी और एक को मरना होगा क्योंकि मैरिनर के पास पीने के लिए पानी बहुत कम था और अगर इन दोनों में से एक ना मरता तो वो तीनों पानी की कमी की वजह से मर सकते थे। अब ये सब सुनने के बाद हेलन परेशान हो जाती है अपनी और अपनी बेटी के लिए, मगर किसी तरह वो उसे मना लेती है। उसके बाद हम उन खतरनाक लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो अंधा होने के साथ साथ थोड़ा पागल भी था। उसमें बहुत गुस्सा था। वो अपने आदमियों से कहता है मुझे कैसे भी करके वो लड़की एनोला चाहिए क्योंकि मैं उस ड्राई लैंड पे जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ढेर सारी सिगरेट्स अपने साथियों को देकर पार्टी करने का कहता है और उनके साथ साथ वो खुद भी एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है सरदार, जहाज का तेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जो सुनकर सरदार गुस्से में भर जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वो अंधा होने के साथ साथ पागल भी था, इसलिए जो उसका दिल चाहता वो वही करता, चाहे इसका अंजाम कैसा भी हो। यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही करता है, अपने सिगरेट जलाकर ऑयल के टैंकर में फेंकने ही वाला था, मगर इससे पहले टैंकर में आग लगती और उसका जहाज तबाह होता। एक आदमी उस तीली को पकड़ लेता है
और उस तीली को बुझाकर जहाज तबाह होने से बचा लेता है। अब अगले दिन सरदार अपने आदमियों को एनोला को पकड़ने का कहता है। उधर मैरिनर हेलन और एनोला को अपने साथ ले जा रहा था, मगर वहाँ सरदार के लोग जहाज पर आकर उन पे हमला कर देते हैं। मैरिनर उनसे लड़ने के लिए अपनी कश्ती के निचले हिस्से में आता है। ये देखकर हेलन को लगता है कि शायद मैरिनर हमें छोड़कर वहाँ से भाग गया है, इसलिए वो खुद ही एक हथियार से उन लोगों के जहाज पर हमला कर देती है। जैसे ही वो तीर उनके जहाज पर लगता है तो वो तबाह तो नहीं होता, मगर उसमें रस्सी अटक जाती है, जिससे उन लुटेरों का जहाज उनकी कश्ती के इर्द गिर्द घूमने लगता है। मगर जल्द ही मैरिनर आकर कैसे भी करके उस रस्सी को काट देता है, जिससे लुटेरों का जहाज वहाँ से आजाद होकर चला जाता है। अब ऐसा करने से हेलन उस कश्ती का एक हथियार गवा चुकी थी। मैरिनर को इस सबसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सजा देने के लिए दोनों माँ बेटी के बाल काट देता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें पानी में एक जहाज नजर आता है। हेलन कहती है हमें उस जहाज के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें खाने पीने के लिए इस जहाज से कुछ मिल सके। अब मैरिनर का वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था, मगर वो हेलन के कहने पर उस जहाज में चला जाता है। उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि ये एक सौदागर है। जब उस सौदागर की नजर हेलन पर पड़ती है तो वो मैरिनर से हेलन को खरीदने की बात करता है, मगर इसके बदले में मैरिनर को देने के लिए उस सौदागर के पास कुछ नहीं था सिवाय एक कागज के टुकड़े के। अब क्योंकि कागज की कमी थी और इस दौर में किसी के पास भी कागज नहीं था, तो मैरिनर हेलन को उसके बदले आधे घंटे के लिए उस सौदागर के पास जाने का कहता है। और मजबूरन हेलन जैसे ही उसके पास आती है वो उसे अपने पास लेकर जहाज के निचले हिस्से में आ जाता है। अभी वो गया ही था कि उसके पीछे पीछे मैरिनर आ जाता है, कहता है बस तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मगर क्योंकि अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तो इस वजह से सौदागर का दिमाग खराब हो जाता है। वो चाकू लेकर मैरिनर पर हमला कर देता है, लेकिन क्योंकि मैरिनर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इस तरह वो उसे उसी की चाकू से मार डालता है। अब मैरिनर को फील होता है कि वो हेलन और एनोला काफी भूखे हैं, इसलिए वो पानी में कूदता है और काफी बड़ी मछली पकड़ता है। इसके बाद वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हेलन और मैरिनर की दोस्ती बढ़ रही थी। अब वो काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, इसलिए वो एनोला को तैरना भी सिखाता है। जहां वो उन दोनों को पसंद नहीं करता था, अब वो तीनों दोस्त बन चुके थे। एक दिन मैरिनर देखता है कि एक और कश्ती है जो उनकी कश्ती के बिल्कुल पीछे है, जो देखकर उसे तो कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर ये किसकी कश्ती है। मगर जब हेलन उस कश्ती को देखती है तो समझ जाती है कि ये कश्ती किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं समुद्री लुटेरों की है। वो इस बारे में मैरिनर को बताती है, और ये भी कि ये लोग एनोला को अपने साथ लेने आए हैं क्योंकि उसकी बैग पर एक ड्राई लैंड का नक्शा है जो कि एक आइलैंड है। अब ये सब सुनने के बाद मैरिनर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि जाहिर सी बात थी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, फिर ये ड्राई लैंड यानी खुश्क जमीन कैसे हो सकती है भला। हेलन कहती है मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि जब एनोला मुझे मिली थी तो उसके हाथ में मट्टी थी। अब तुम ही बताओ, मट्टी तो जमीन पर ही मिल सकती है ना, क्योंकि एनोला हेलन को पानी में डूबते हुए मिली थी। और ये सब सुनने के बाद मैरिनर को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो हेलन को एक सबमरीन में डालकर पानी की गहराई में ले जाता है। अब नीचे आकर हेलन देखती है यहाँ नीचे कई सारी शानदार इमारतें हैं जो अब सब कुछ तबाह होने की वजह से डूब गई हैं। जब ये लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनके काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो एनोला के पीछे पड़े थे। आखिरकार उनकी कश्ती पर आकर वो उन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। वो पागल सरदार मैरिनर से एनोला का पूछता है, जबकि एनोला उन दोनों के समंदर में जाने के बाद डर से छुप गई थी, क्योंकि उसे लगा कि वो लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है एनोला के बारे में वो दोनों नहीं जानते थे। कहते हैं हमें नहीं पता। ये सुनते ही सरदार को उन पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। अब हम बच्ची को देखते हैं जो और कहीं नहीं बल्कि उसी कश्ती के निचले हिस्से में छुपी हुई थी। वो सरदार की मारने वाली बात सुनकर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद सरदार फौरन से एनोला को उठा लेता है। अब उसे लड़की मिल चुकी थी, मगर अभी भी वो मैरिनर और हेलन को मारने वाली बात पर डटा हुआ था। मगर इससे पहले वो उन दोनों को कुछ भी कहते, मैरिनर हेलन को लेकर जल्दी से पानी में कूद जाता है। वो लोग उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर वो कैसे भी करके उन सबसे बच जाते हैं। हेलन कहती है मैं इंसान हूँ और पानी में सांस नहीं ले सकती, जो सुनकर मैरिनर उसे सांस देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक मरमेड था। मगर कुछ देर के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उन लुटेरों ने उस कश्ती को तहस नहस कर दिया है। मगर क्योंकि अब उनके पास कोई भी जहाज या कश्ती नहीं थी, इसलिए मजबूरन उन्हें उस कश्ती में रहना ही पड़ता है और वो आपस में बातें करते हैं। तभी मैरिनर को पानी से एक कागज मिलता है। ये वही कागज था जो सौदागर ने हेलन के बदले में उसे दिया था। उस कागज पर भी उस जमीन की तस्वीर बनी हुई थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि सच में अभी भी जमीन पर मट्टी है और वो जगह वही आइलैंड था। मगर वहां जाने का नक्शा किसी और के पास नहीं बल्कि एनोला के पास था, यानी उसके बैग पर बना हुआ टैटू। अब वो फैसला करता है कुछ भी करके वो उस बच्ची को ढूंढ कर रहेगा, मगर उस कश्ती की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो दोनों उस पर सफर करते। उसके बाद एक आदमी हवाई गुब्बारे में आता है और हेलन को पुकारने लगता है। अब हेलन उसे देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि वो उसके कबीले का ही आदमी था। वो उन दोनों को रस्सी फेंक कर अपने गुब्बारे में बुला लेता है, जिसके बाद उनका मकसद उन लुटेरों को ढूंढना था। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार मैरिनर को उनका जहाज मिल ही जाता है, जहां वो छुपते छुपाते उस जहाज में छुप जाते हैं। इसके बाद वो सरदार के सामने जाता है और कहता है सरदार इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मगर वो ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। और ये इनकार सुनकर मैरिनर को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने पास रखे बॉम्ब को साथ वाले तेल की टैंकर में डाल देता है, जिससे वहां काफी बड़ा ब्लास्ट यानी धमाका हो जाता है और काफी सारे लुटेरे मारे जाते हैं। उसके बाद मैरिनर बच्ची को ढूंढने लगता है, मगर वो सरदार एनोला को लेकर एक जहाज में बैठकर वहां से जाने लगा था। मगर इससे पहले वो वहां से जा पाता, मैरिनर अपने हाथ से हमला करके उस जहाज को रोक लेता है, जैसे अब उसका जहाज भी तबाह हो गया था। तभी वहां गुब्बारे में बैठा आदमी और हेलन यहाँ पर आ जाते हैं और रस्सी के सहारे मैरिनर और एनोला को ऊपर खींच लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि लुटेरों के जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है, जिससे बचे हुए सभी लुटेरे मारे जाते हैं। मगर हैरत की बात ये थी कि वो लुटेरों का सरदार मरा नहीं था, बल्कि अभी भी जिंदा था। अब वो मैरिनर पे गोली चलाता है। अब मैरिनर तो गोली से बच जाता है,
मगर हड़बड़ी में एनोला गुब्बारे से गिर जाती है। अब एनोला को पकड़ने के लिए सरदार तीनों कश्तियों को भेजता है, मगर इससे पहले वो बच्ची को पकड़ पाते ठीक वक्त पर रस्सी के साथ मैरिनर लटक कर एनोला को बचा लेता है, जिससे तीनों कश्तियां आपस में टकराकर तबाह बर्बाद हो जाती हैं और आखिरकार वो लोग मर जाते हैं। उन कश्तियों पर वो सरदार भी था जिसका खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बाद में हम देखते हैं कि हेलन के उस दोस्त को नक्शा देखना आता था। वो एनोला की बैग पर बने निशान को देखता है, जिसके मुताबिक आखिरकार वो उस ड्राई लैंड पर पहुंच ही जाते हैं, जहां आने के बाद वो लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें 2 ढांचे मिलते हैं और वो ढांचे किसी और की नहीं बल्कि एनोला के पेरेंट्स यानी माँ बाप के थे। इसका मतलब ये उनकी झोंपड़ी थी, जहाँ उन्हें वहाँ पर टैटू बनाने वाला हथियार भी मिलता है, जिसकी मदद से एनोला के माँ बाप ने वो टैटू बनाया था। जिसके बाद मैरिनर उन दोनों को छोड़कर अपनी कश्ती लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि वो एक जलपरी था, इसलिए जमीन पर रहने की बजाय वो पानी में रहना पसंद करता है। और अब बस हेलन और एनोला उसे वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।